कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है एंड हाउ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई एलियन यानी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किसी बहुत दूर की गैलेक्सी से हमारे अर्थ पर आए तो वो हमारी धरती को देख करके एकदम से चमत्कारी तौर पर मतलब ये कहेगा कि क्या मतलब विस्मयकारी और कितने सारे जीव जंतु यहाँ धरती पर मौजूद हैं, है ना। इतनी सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर है जिसको देख करके वो बिल्कुल चमत्कृत हो जाएगा, हम ये कहें। इवन फॉर ह्यूमंस, अपने लिए भी सोचो तुम, कितने सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे साथ इस प्लेनेट को शेयर करते हैं, है ना, और हमेशा तुमको संतोष और खुशी प्रदान करते हैं, है ना। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है उनको देख करके कि वाह, मतलब प्रकृति ने क्या रचना की है। कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ आंट्स। चींटियों की ही 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे अर्थ पर हैं। बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज़ के करीब हैं। 28,000 स्पीशीज़ फिशेस की हैं और लगभग 20,000 स्पीशीज़ ऑर्किड्स की हैं जिनके फ्लावर्स बड़े सुंदर होते हैं। इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मन में लाते हैं कि इतनी सारी स्पीशीज़ क्यों हैं, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ्स हिस्ट्री। क्या धरती के जीवन काल में शुरुआत से ही ऐसी ग्रेट डाइवर्सिटी, या कितनी पुरानी है ये डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, इस डाइवर्सिटी का महत्व क्या है हमारे बायोस्फीयर के लिए, क्या हमारा जो बायोस्फीयर है वो अलग तरीके से काम करता अगर डाइवर्सिटी कम होती तो, हमें यानी मानव को इस बायोडाइवर्सिटी से क्या फ़ायदे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारे वैज्ञानिकों के मन में आते हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं या जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो ये स्टडी करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारा, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी ना केवल स्पीशीज़ के लेवल पर है, बल्कि ये बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर है, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल से लेकर के सेल्स तक, सेल्स से लेकर के टिश्यूज़ तक, है ना। कितने सारे प्रकार के सेल्स हैं धरती पर, कितने सारे प्रकार के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के केमिकल्स हमारे धरती पर एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे सेल्स को बनाने के काम आते हैं, है ना। बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे टाइप के ऑर्गन्स मिलेंगे आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर देयर, then species, okay, of different kinds are seen on earth, then populations of different kinds, then communities of different kinds, then ecosystems of different kinds, and then biomes of different kinds are seen on the earth। तो मैंने आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लेवल से बायोम्स के लेवल तक यहाँ पर बताया कि देखो हर जगह हमको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एडवर्ड विल्सन, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उन्होंने ये कहा था कि बायोडाइवर्सिटी इज द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स पर
जो भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स से लेकर के बायोम्स तक। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बायोडाइवर्सिटी में गिनी जाती हैं वो ये हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी को पढ़ लें। ए सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो एक सिंगल स्पीशीज़ है कोई, सपोज जैसे कि हम बात कर लें मैंगो की, तो मैंगो की आप मैंगो को एक स्पीशीज़ के तौर पर जानते हो, लेकिन उसकी कितनी सारी वैरायटीज़ आप जानते हो? बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर। ऐसे ही राइस को बहुत कॉमन है हमारे लिए, एक स्पीशीज़ है, लेकिन इसके 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन्स जो कि एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट हैं वो धरती पर प्रेजेंट हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे, है ना। एक सिंगल स्पीशीज़ भी जेनेटिक लेवल पर अपना डाइवर्सिटी शो कर सकती है, यानी वो रहती तो वो सेम स्पीशीज़ है, लेकिन जेनेटिकली काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, जो हिमालय में पाया जाता है, और इसकी बहुत सारी जेनेटिक वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं। और इन वैरायटीज़ में डिफरेंस क्या है कि जो केमिकल है रिसरपाइन, जो इससे ऑब्टेन होता है, उस केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग वैरायटीज़ में अलग अलग है, और पोटेंसी यानी उनके कारगर होने की क्षमता भी इसी प्रकार से अलग अलग है। अगर हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की स्टडी करें तो उसका अर्थ होता है कि अलग अलग काइंड्स की स्पीशीज़ का होना, डिफरेंट काइंड्स की स्पीशीज़ का होना। जैसे वेस्टर्न घाट्स जो हैं हमारे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जो वन है, जिनको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके भी हैं जिसमें बहुत घने जंगल हैं, वहाँ पर आपको एम्फीबियन डाइवर्सिटी मिलेगी। बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के एम्फीबियंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जैसा एरिया है। और ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले आपको वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा एम्फीबियन डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का लेवल स्पीशीज़ के लेवल पर है, अलग अलग काइंड्स की स्पीशीज़ की बात हो रही है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिफरेंट काइंड्स की वैरायटीज़ की बात हो रही थी, यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की स्पीशीज़ की बात हो रही है। एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स, सच एज इन इंडिया यू विल फाइंड डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स, मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स कहाँ मिलेंगे आपको? कोस्टल एरियाज़ में। कोरल रीफ, ये समुद्र में मिलेंगे आपको। वेटलैंड्स यानी ऐसी जगह जहाँ पर पानी रहता है, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये सब। ईस्टवरीज ये आपको समुद्र के पास मिलती हैं जहाँ ब्रैकिश वाटर होता है। एल्पाइन मीडोज़ तो ये आपको मिलेंगे पहाड़ी इलाकों में। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के लेवल पर ही आप देखें तो कौन सी डाइवर्सिटी है? इकोसिस्टम की डाइवर्सिटीज़। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम आर देयर इन इंडिया। अब इंडिया को कंपेयर करो आप नॉर्वे से। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वो ठंडा देश है, जबकि हमारे देश में डिफरेंट काइंड्स की बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है। सो इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। हमारे धरती पर इतनी सारी डाइवर्सिटी जो आई है उसको लाने में लाखों साल लग गए हैं, और इतना इवोल्यूशन हुआ है जिसके कारण ये इतनी सारी डाइवर्सिटी डेवलप हुई है। पर हम इस सारी संपदा को, वेल्थ को, कुछ सेंचुरीज़ के अंदर ही खो सकते हैं अगर जो स्पीशीज़ का जो लॉस चल रहा है अभी वो ऐसे ही चलता रहा तो। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना, कंजर्व करना आज का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण वाइटल एनवायरमेंटल इशू है, जिसमें दुनिया भर के देश मिलकर के काम कर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि ये समझा जा सके कि बायोडाइवर्सिटी का तार्किक महत्व क्या है, क्रिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है उसका, हमारे सर्वाइवल के लिए भी खास तौर पर, और इस प्लेनेट के वेल बीइंग के लिए, दोनों चीज़ों के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। इस धरती पर कितनी स्पीशीज हैं और भारत में कितनी हैं। तो सिंस देयर आर पब्लिश्ड records for all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far। अभी तक आपको पता है कि टोटल स्पीशीज कितनी ढूंढी जा चुकी हैं, क्योंकि सबका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। बट फिर भी ये आंसर देना बहुत मुश्किल है कि हमारी धरती पर टोटल कितनी स्पीशीज होंगी, बिकॉज कुछ को तो हमने पहचाना है और बहुत सारी स्पीशीज को अभी तक हम पहचान नहीं पाए हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN कहते हैं शॉर्ट में, 2004 में इसने बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं जो अब तक डिस्क्राइब किए गए हैं, वो लगभग 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1.5 मिलियन, ओके। अब 1.5 मिलियन का मतलब हो गया 15 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा हम जानते हैं, जिनके नाम हम जानते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मैनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। अभी तक हमें इतना क्लियर नहीं है कि अभी कितनी और स्पीशीज बाकी हैं धरती पर जिनको हमने डिस्क्राइब नहीं किया है या डिस्कवर नहीं किया है। एस्टिमेट्स की अगर हम बात करने लगें कि भाई हैं कितनी, अगर एक्चुअल में हम खोजने जाएं तो बहुत सारे गैस लोग लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के गैस लगाते हैं। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ऐसी कंट्रीज में स्पीशीज इन्वेंट्री अब तक आप अगर देखें तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैसी कंट्रीज? जो टेम्परेट एनवायरनमेंट में है, टेम्परेट एरियाज में है, वहाँ पर स्पीशीज को लगभग हम खोज चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है नहीं। लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज में डाइवर्सिटी बहुत है, और इसीलिए वहाँ पर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट स्पीशीज़ की, वो अभी भी इनकम्प्लीट है, और हम ये कहें तो बहुत बड़ा हिस्सा अभी खोजा जाना बाकी है। कंसिडरिंग that an overwhelmingly large proportion of species waiting to be discovered are in the tropics। तो सबसे बड़ा हिस्सा जिसको अभी डिस्कवर करना है वो अभी तो ट्रॉपिक्स में बाकी है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन कर रहे हैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस का, और किसके लेवल से वो कर रहे हैं? इंसेक्ट्स के लेवल से, है ना। और इसके आधार पर वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स का भी एक एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं, यानी एक अनुमान लगा रहे हैं कि पूरी धरती पर कितने इंसेक्ट्स होंगे या कितने एनिमल्स होंगे टोटल, या कितने प्लांट्स होंगे टोटल। जो एस्टिमेट्स लग रहे हैं वो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जैसे कितना कह रहे हैं? 20 से 50 मिलियन, 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ हमारे अर्थ पर हो सकती हैं, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है। बट अगर ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए और कंजर्वेटिव वे में सोचा जाए तो रॉबर्ट मे के एस्टिमेट ज़्यादा सही न लगते हैं हमको। जिन्होंने ये कहा है, रॉबर्ट मे ने ये कहा कि 7 मिलियन के करीब हमारी डाइवर्सिटी हो सकती है। इट मीन्स इतनी स्पीशीज़ अर्थ पर हो सकती हैं, विच इज़ अबाउट 70 लाख। और आप कितना अभी तक ढूंढ चुके हो? अबाउट 15 लैक्स। ओके, तो मतलब आपने काफ़ी कम अभी तक क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किया है, और हमें और करना है। लेट अस लुक at some interesting aspects about the Earth's biodiversity based on the current available species inventories। अभी जो स्पीशीज़ की इन्वेंट्रीज हैं, यानी जो लिस्ट है हमारे पास अभी एट प्रेजेंट, उसको ज़रा एक बार ध्यान से देखते हैं। उसमें कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट्स कितने परसेंट हैं। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। जितनी भी स्पीशीज़ हमने टोटल खोजी हैं उसमें 70% से ज़्यादा तो केवल एनिमल्स हैं। वाइल प्लांट्स, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, वो लगभग 22% के आसपास हैं। एनिमल्स में देखा जाए तो इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, 70% से ज़्यादा एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं।
क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ every 10 animals on the planet 7 are insects. Again, how do we explain the enormous diversification of insects? तो उनका रिप्रोडक्टिव रेट बड़ा तेज़ है, उनका साइज़ कम है, रिप्रोडक्टिव रेट तेज़ है, उनका फैलाव बहुत है, बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को। डिफरेंट काइंड्स की फीडिंग हैबिट्स हैं उनकी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। अगर रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस और फिशेज को मिला भी दो, इन सब की स्पीशीज़ को मिला दो, तो भी फंगस जो है, फंजाई जो है, उसकी स्पीशीज़ जो है वो उनसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर फिगर 15.1 में दिखाया गया है अलग अलग काइंड्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी जो परसेंटेज है उसको आपको पाई चार्ट के हेल्प से शो किया गया है। ठीक है ना। तो इसको स्टडी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन्वर्टिब्रेट्स के लिए कि इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा ग्रुप क्या है, इंसेक्ट्स का है, बहुत बड़ा ग्रुप है, मेजर ग्रुप है ना। और मॉलुस्क और अदर एनिमल ग्रुप्स जो है ये फिर उसके बाद आते हैं, और फिर सबसे कम है क्रस्टेशियंस। वर्टिब्रेट्स में आप देखें तो सबसे ज़्यादा फिशेस हैं डाइवर्सिटी में देखा जाए तो, उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस और मैमल्स लगभग इक्वल हैं। सॉरी, इसको दोबारा से देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फिशेस हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स, एंड देन मैमल्स और एम्फीबियंस जो हैं वो लगभग इक्वल हैं। प्लांट्स को देख लेते हैं। प्लांट्स में फंजाई काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इधर एंजियोस्पर्म्स भी बहुत सारे हैं, डाइवर्स हैं। देन एल्गी का नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद मॉस, लाइचिन एंड फर्न्स, जो छोटा छोटा ग्रुप, छोटा छोटा परसेंटेज है इनका। तो आपको यहाँ पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के प्रोपोर्शंस दिखा दिए गए हैं अलग अलग ग्रुप्स के, जिससे हमको पता चलता है कौन जो है डोमिनेट कर रहा है, किसका ज़्यादा शेयर है बायोडाइवर्सिटी में, किसका कम है। It should be noted that all these estimates do not give any figure for prokaryotes. आपको यहाँ पे कहीं भी प्रोकैरियोट का कोई फिगर नहीं मिला होगा, बिकॉज बायोलॉजिस्ट अभी तक श्योर नहीं है, अभी तक ये भी श्योर नहीं हो पाए हैं कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज अभी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो टेक्सोनॉमिक मेथड्स का इस्तेमाल हम, जिनका नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से कन्वेंशनल मेथड जो हम यूज़ करते हैं, टेक्सोनॉमिक मेथड्स, उससे आप माइक्रोबियल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को ठीक से स्टडी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप कल्चर तक नहीं कर सकते लेबोरेटरीज़ में। जब आप कल्चर ही नहीं कर सकते तो फिर उसकी डिटेल्ड स्टडी टेक्सोनॉमिक मेथड्स से कैसे हो पाएगी। तो अगर आप केवल बायोकेमिकल मेथड या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया का, यानी उनके जीनोम का स्टडी करके, है ना, डीएनए में कितना वेरिएशन है, इस प्रकार से आप उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी करने जाओ तो मिलियंस में उनका नंबर पहुंच जाएगा, केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही। तो अभी तक जो है ना सेटल्ड मेथड हम ढूंढ नहीं पाए हैं कि किस तरह से इनको इनकी टेक्सोनॉमी को हम कैसे समझें, कैसे इनके नंबर्स को हम काउंट करें, कैसे इनको कल्चर करें। तो बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट्स को यहाँ से अलग रखा गया है। ऑल्दो इंडिया के पास अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का जो लैंड एरिया है उसका 2.4% किसके पास है, केवल भारत के पास है। भारत के पास काफ़ी कम एरिया है दुनिया का, है ना, बट उसका जो शेयर है डाइवर्सिटी में, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में, वो 8% के आसपास है, 8.1%। तो मतलब ये कि अगर 2.4% ज़मीन है आपके पास दुनिया की, लेकिन डाइवर्सिटी में शेयर आपका खूब है, 8.1% है।
जिसकी वजह से हमारे देश में लगभग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में हमारे देश को गिना जाता है। दैट इज़ वॉट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी हाई है, उसमें से 12 देशों में हमारा नाम भी आता है। हमारे पास नियरली 45,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, और इसका दुगना लगभग 90,000 स्पीशीज़ हमारे पास एनिमल्स की हैं, 90,000 के आसपास। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, ये एक सवाल हमारे मन में है कि अभी तो इतनी तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और कितनी बाकी हैं जिनको हमने पहचाना नहीं है। अगर हम मे के बात को माने, रॉबर्ट मे जो उन्होंने ग्लोबल एस्टिमेट्स लगाए थे उसको देखें, तो केवल 22% स्पीशीज़ को ही अभी तक खोजा जा चुका है। अगर इसी को इंडिया में आप अप्लाई कर दो, इसी वैल्यू को, तो लगभग 1 लाख के आसपास प्लांट्स और 3 लाख के आसपास एनिमल स्पीशीज़ को खोजा जाना और डिस्क्राइब किया जाना बाकी है। क्या ये कभी आप कर पाओगे? आप कभी इस लिस्ट को ठीक से बना पाओगे? अपनी पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ को काउंट कर पाओगे? इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मैन पावर और ख़ास तौर पर ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है, जिनको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, और बहुत सारा टाइम भी आपको चाहिए इस काम को करने के लिए। सिचुएशन और ख़राब हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि आज बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो थ्रेट फील कर रही हैं एक्सटिंक्शन का। मानव की जो गतिविधियां हैं उसके कारण रोज़ पता नहीं कहाँ कौन सी जगह पर कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है। और हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट आता है जो हमारे मन को छू लेता है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग even before we cataloged the titles of all the books stocked there। हमारे नेचर की जो लाइब्रेरी है, बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जिसको कहेंगे, वो जल रही है, और उस बायोलॉजिकल लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उनके टाइटल्स की अभी तक तो हमने लिस्ट तक नहीं बनाई है, और उस लाइब्रेरी में आग लग चुकी है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं जिनको आज तक हम पहचान तक नहीं पाए हैं वो भी। तो ये एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसीलिए हम इस बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर को पढ़ते हैं ताकि हमारे मन में नेचर के लिए और इस बायोडाइवर्सिटी के लिए सम्मान और इसको बचाने के लिए हम कुछ कदम उठाएं, कुछ थॉट प्रोसेस करें, ये सब डेवलप हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।